So, good evening, everyone. Today we'll start a new topic called climatology. So, this new topic is one of the most favorite in any examination. UPSC probably most UPSC की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं, ठीक है? So, yeah. तो UPSC का फेवरेट है और मोर ओवर today we have already today we will talk about the climatology. So, in this climatology portion, what is climate and what is science behind it? Logy is science. So, climate जो है आपका तो दो टर्म्स होते हैं बहुत कॉमनली यूज होते हैं, एक होता है वेदर और दूसरा होता है क्लाइमेट. तो क्लाइमेट किसी जगह का वेदर डे टू डे फिनोमेना. तो दिस क्लाइमेट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये अभी जस्ट नाम है, ये सुन लो. इन द एंड आप वर्ल्ड को डिवाइड करोगे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में. कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, एक दो को आप पढ़ोगे, जैसे कोएपन ने वर्ल्ड को डिवाइड किया था कुछ क्लाइमेटिक जोन्स में. सो ये क्लाइमेटिक जोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड एवरेज होते हैं आपके 75 से लेकर 100 ईयर के पीरियड में. यहाँ पे ओवरऑल टेम्परेचर कैसा रहा है, कितना रेनफॉल होता है, कितना प्रेसिपिटेशन होता है. तो क्लाइमेट कोई एक चीज, जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया से क्लाइमेट को डिफाइन किया. उसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर का मतलब ये हो गया तापमान हो गया आपका, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल जो होता है, और जैसी कई कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे यूज की गई हैं. ठीक है, जैसे क्वेपन में आप देखोगे तो वो 5 या 6 करेक्टर उसको यूज करेगा क्लाइमेट को, डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड करने के लिए पूरे वर्ल्ड को. फिर उसी तरीके से इंडिया के भी क्लासिफिकेशन किए गए. तो वी विल सी दैट. तो हम इसको पढ़ रहे हैं और उसमें डे टू डे वेदर फिनोमेना होंगी, दे विल आल्सो कम. ठीक है. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी फिनोमेना हो क्यों रही है. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी का रोल आता है तो वो है एटमॉस्फेयर. तो ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक बहुत छोटी सी लेयर है, वेरी वेरी स्मॉल लेयर ऑफ गैसेस, वेरी स्मॉल लेयर ऑफ गैसेस. और वेरी स्मॉल क्या है कि आपको पता है अर्थ की रेडियस कितनी है, लगभग लगभग 6400 किलोमीटर. तो 6400 किलोमीटर की अर्थ के अराउंड में अगर मैं आपसे बोल दूं एक लेयर हो मात्र 100 किलोमीटर की, तो 64 6500 किलोमीटर ये समझ लो. उस 6500 किलोमीटर में 100 किलोमीटर का कोई मतलब है नहीं. सो इनफैक्ट 100 किलोमीटर में भी इस देखेंगे तो जिस तरीके से आपने देखा था कि अर्थ का इंटीरियर जो है, इसका इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और ये क्रस्ट, इस तरीके से लेयर में बटा हुआ है. इसका ये एटमॉस्फेयर भी इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. तो इस एटमॉस्फेयर क्या है कि दिस इज अ लेयर ऑफ, वेरी थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ. तो ये गैसेस अराउंड द अर्थ क्यों चिपकी हुई हैं, व्हाई दे आर नॉट लिविंग इफ दो नोबडी इज होल्डिंग देम. सो दे आर हेल्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल. ग्रेविटेशनल पुल जो होगा अर्थ का, that is holding these so very small layer of gases held by gravitational pull of earth around the surface of earth is called your atmosphere. this layer of atmosphere, इसी में आपको वेदर दिखाई देगा, इसी में बादल दिखाई देगा, इसी की वजह से आपके जितने भी फिनोमेना देखते हो अराउंड, जैसे कि आपकी रेनफॉल हो गई, स्नोफॉल हो गई, साइक्लोन्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, दे ऑल आर कन्फाइंड टू दिस ओनली. और इसी की वजह से आपको जब ऊपर देखते हो तो स्काई दिन में आपको ब्लू दिखाई देता है. सो अगर इफ यू क्रॉस दैट एंड इफ यू लुक अप, तो जो स्काई जो दिखाई देता है ब्लू दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर. तो अगर एटमॉस्फेयर इज द लाइफ गिविंग लेयर, ये दिस हैज इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. दिस हैज, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के साथ नहीं आया था गिफ्ट में. ठीक है. तो वी हैव ऑलरेडी टॉक कि बिग बैंग, बिग बैंग होता है, उससे यूनिवर्स का फॉर्मेशन वी एक्सप्लेन. हम बताते हैं कि अराउंड 4600 मिलियन ईयर्स अगो, या 4.6 बिलियन ईयर बोल दो, या
4600 मिलियन ईयर बोल दो अगो आपका अर्थ बनता है, और बिग बैंग होता है 13.7 बिलियन ईयर पे। तो ये बिग बैंग हुआ। बिग बैंग बिग बैंग का इवेंट होता है। देन एक या दो क्लास में आई विल टेक अप स्पेस स्पेशली। तो स्टार्स, बिग बैंग, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड जितने भी मेजर फिनोमेना होते हैं, वी विल एक्सप्लेन ऑल एवरीथिंग, गैलेक्सी एंड ऑल। सो after 4.6 billion years ago you get this earth। ठीक है, तो आपका अर्थ किस तरीके से बना है? बिग बैंग होता है, द होल यूनिवर्स गॉट फिल्ड विद द वेरी डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स को दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, तो इनको नेबुला बोलते हैं अंग्रेजी में, नेबुलर। सो नेबुलर क्लाउड्स वर देयर। सो नेबुला के कॉम्पैक्शन से, उसके एक्रीशन से, एंड दे ये सारे के सारे आप स्टार्स का, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन आप एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अर्थ जब बना था, when your earth was formed, so it was formed from the material जो कि सन में है, जिससे बाकी सारे स्पेस में सारी बॉडीज बनी है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड हीलियम थे, तो कॉम्पैक्शन हुआ। लेकिन अर्थ जब बना, देन इट वाज हैविंग हाइड्रोजन एंड हीलियम अराउंड इट्स सरफेस। तो अर्थ का जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था, जो इसके बनने के साथ हुआ था, दैट वाज हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हुआ है, मैं कह रहा हूँ इवोल्यूशन हुआ है मतलब समय के साथ वो चेंज हुआ है, तो उसका हिस्ट्री जानते हैं एक बार एटमॉस्फेयर का। देन वी विल गो इनटू, अगर मैं चाहता तो मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं सोच रहा हूँ ये सारी चीजें बताएंगे जब ये जो आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, विद इन अ वीक वी विल बी एबल टू फिनिश, देन यू ऑल विल ऑटोमेटिकली टेल। सो आई डोंट वांटेड टू वेस्ट टाइम इन दैट। तो ये देख लीजिए कि ये सन है आपका, इसके अराउंड जो है ऑर्बिट्स में यू हैव प्लैनेट्स। तो यहाँ मरकरी मिलता है आपको, यहाँ वीनस मिलता है, यहाँ अर्थ मिलता है, यहाँ मार्स मिलता है। उसके बाद आपको गैसियस प्लैनेट्स हैं, ये हैं आपके टेरेस्ट्रियल, जिन पर लैंड मास है। तो ये जो प्लैनेट्स बने हैं आपके, तो जो अर्थ बना है, और तो अर्थ जब बना है, जिस मटेरियल से बना है, तो इनिशियल एटमॉस्फेयर जब इसका जो था वो हाइड्रोजन एंड हीलियम का था। लेकिन सन से आपने देखा होगा ऑलरेडी, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग बेसिक थिंग्स। तो सन से ये क्या, इनको बोलते हैं सोलर विंड। सन की सरफेस से सोलर विंड बेसिकली क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और अल्फा अल्फा है, हीलियम होता है, उसमें से एक आपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया। ये चार्ज पार्टिकल्स का स्ट्रीम जो है, इट्स फ्लोइंग आउट। तो ये इसने एक्चुअली मरकरी का एटमॉस्फेयर एकदम खत्म कर दिया, और मरकरी का एटमॉस्फेयर जब इवॉल्व भी हुआ होगा, वो भी हैज बीन स्वेप्ट अवे। तो वीनस इज हैविंग सम एटमॉस्फेयर, अभी अर्थ का भी एटमॉस्फेयर है, मार्स का, वी विल सी द डिफरेंस आल्सो। बट ये जो अर्थ का अर्लियर एटमॉस्फेयर था, इट वाज मूव्ड अवे बाय दिस सोलर विंड्स। लेकिन आपकी अर्थ की जब हिस्ट्री में, अगर इफ यू गो बैक इनटू इट्स लाइफ, तो 4.6 बिलियन ईयर्स ago it get form, और इसका जो अर्ली हाइड्रोजन एंड हीलियम वाला था, फर्स्ट 4.5 बिलियन ईयर्स ago it got stripped off। तो इसके पास अब कोई गैस नहीं है अर्थ के पास। तो आपका जो अर्थ का गोला है, इट इज विदाउट एनी गैसेस। लेकिन अब आप इमेजिन करो 4.5 बिलियन ईयर्स ago अर्थ की क्या हालत थी। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड फुल ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज। आज वीनस की सरफेस पर देखते हैं हम, 90% ऑफ द surface is covered with volcanic activity। तो अर्थ पे भी volcanic activities was happening, there was no ocean at all, there was no water at all। और जब volcanic activities होंगी, volcanic activities में क्या होगा? गैसेस बाहर निकलेंगे, डी गैसिंग।
जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके साथ गैस भी निकलती है। तो जो गैसेस बाहर निकली इन वॉल्केनोज से, तो जो डी गैसिंग की जो बात कर रहे हैं हम, जैसे डी गैसिंग बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये डी गैसिंग में ये जो गैसेस बाहर निकल रही हैं आपके वॉल्केनिक इरप्शन से, इसमें जो गैस होती है वो आपकी अमोनिया, सल्फर, मीथेन, इस टाइप की गैस जो है आपके एटमॉस्फेयर में जा रही है। सो योर एटमॉस्फेयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो दीज आर द मेन गैसेस विच यू विल फाइंड कि आपके ये अब एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट होने लगेंगे। तो आपके ये जो इतनी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं, so many volcanic activities are happening and they are injecting these gases, into atmosphere। तो आपका जो फर्स्ट ये, अब हम ये बोलेंगे इसको, आपका इवोल्यूशन हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर का, तो इसको प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर बोला गया। तो फर्स्ट एटमॉस्फेयर जो बन रहा है, इवोल्यूशन का मतलब कोई चीज इवॉल्व हो रही है, बन रही है, ठीक है। तो जो आपका प्राइमोर्डियल जिसे बोलते हैं, प्राइमोर्डियल या इनिशियल या जो भी नाम देना चाहो, बट वी कॉल इट प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन फर्स्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है आपका, अमोनिया, सल्फर, मीथेन, वाटर वेपर, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन इज आल्सो देयर, ठीक है। तो दीज गैसेस आर देयर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एक्सपेल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में फेंकी जाती है इन वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा। तो इतनी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं और अर्थ का टेम्परेचर विशेष हाई है। अच्छा, एक घटना और होती है आपकी के 3.8 बिलियन ईयर्स के आसपास अर्थ जो है आपकी, इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिज्म लोअर इनर कोर जो सॉलिड है, आउटर कोर जो लिक्विड है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे इनर कोर और आउटर कोर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बाद में ये जो है आपके, ये जो चार्ज पार्टिकल अर्थ की तरफ आ रहे थे उनको डायरेक्ट कर देता है पोल्स की तरफ। तो आपके एटमॉस्फेयर में इनको एक तरीके से एंटर नहीं करने देता है। तो एटमॉस्फेयर कुड इवॉल्व। दूसरी घटना होती है कि आपकी ओजोन बनने लग जाती है। तो ओजोन बनने की वजह से फिर वो वी विल टॉक अबाउट व्हेन कैसे बना था, ठीक है। तो दूसरा 3.8 बिलियन ईयर्स अगो 3.5 बिलियन ईयर्स पे आ जाते हैं अर्थ की इस उम्र में, बहुत पीछे है, ठीक है। क्या होता है कि फर्स्ट लाइफ एनारोबिक बैक्टीरिया, जिनको एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है अर्थ पे, तो अर्थ जो है धीरे धीरे कूल हो रही है, तो जितने ज्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर गए हुए थे वो आपके क्या होता है उनका, अच्छा बारिश के साथ नीचे आने लगते हैं। मैं लेट मी शो यू द डायग्राम, ओके। सो दिस इज द कंडीशन। अगर इसे देखना चाहें तो लेट्स सी इन दिस। तो आपके इनिशियली जो एटमॉस्फेयर शुरुआत की बात हुई 4.6 से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है दैट कंटेन्स ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए हाइड्रोजन एंड हीलियम लिखा हुआ है, ये एरो लगा के इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम आपके मेन गैसेस हुआ करते थे। तो ये तो फर्स्ट स्टेज होगी। फिर आपका एटमॉस्फेयर इवॉल्व होता है और बहुत ज्यादा ये जो है आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसकी, आपकी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही हैं मेनली डीगैसिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। तो यू स्टार्टेड गेटिंग मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा कि अर्थ कूल हो रहा है तो वाटर वेपर जो है धीरे धीरे जो है, क्योंकि अर्थ कूल हो रहा है तो ये कंडेंस होगा और बारिश की रेन होगी, और ये रेन जो है अर्थ की जो सरफेस होगी उस पर ओशियंस को बनाएगी एक तरीके से। जहां पे भी वाटर एक्यूमुलेट हो सकता होगा अर्थ की सरफेस पे, वहां पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ लाइक, तो वाटर आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसका वाटर स्टार्टिंग में था लेकिन इट स्टार्टेड डाउनग्रेडिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी तो ये आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होकर नीचे आ जाएगा। अब ओशियन आ गए हैं आपके, और जब ओशियन आ गए हैं, वाटर आ गया है, तो इसमें जो है एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। दैट बैक्टीरिया स्टार्ट इंजेक्टिंग ऑक्सीजन
तो अब आपका जो एटमॉस्फेयर है पहले एकदम दूसरा था, अब उसका जो फेज होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। और पहले ये रिड्यूसिंग हुआ करता था, तो कोई कोई ये शब्द यूज कर सकता है, पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, फिर ऑक्सीडाइजिंग हुआ। बायोलॉजी वालों को तो बहुत अच्छे से आता होगा, बिकॉज प्रिमिटिव जो लाइफ हुआ करती थी उसमें कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं होता था जो कि ऑक्सीडेशन से बना होता था। तो बेसिकली आई वांटेड टू टेल कि आपके एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन में 3 फेजेस हम पढ़ते हैं जो साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं। फर्स्ट फेज जिसमें ठीक है, सो फर्स्ट फेज जिसमें आप जो है आपके एटमॉस्फेयर के 3 फेज पढ़ते हैं, 3 फेजेस। तो फर्स्ट फेज होती है इनिशियली 4.6 से 4.5 बिलियन ईयर्स पुरान के टाइम पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। लेकिन इनको क्या होता है कि सन से निकलने वाले जो सोलर विंड्स होते हैं, सोलर विंड्स आर स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर जो होता है अराउंड उसको दे स्ट्रिप ऑफ, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर ये वाइप आउट हो जाता है उसकी वजह से, सोलर विंड्स की वजह से। बाद में सोलर विंड्स जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री नहीं कर पाएंगे, देखोगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर आ गया। ठीक है, सेकंड जो एटमॉस्फेयर हो जाए, यानी कि स्ट्रिप होने के बाद जो इवोल्यूशन होता है, जिसे हम प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, वो कंटेन करता है मीथेन, अमोनिया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड, आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूला नहीं लिखते आने एग्जाम में, एंड सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो मेजॉरिटी ये होते हैं। ठीक है, यूपीएससी हैव आस्क्ड इन प्रीलिम्स जस्ट टू चेक कि आपको पता है कि आपका एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ है कि जैसे कैसे आया था, इसकी जस्ट हिस्ट्री जानने के लिए, और ये जानना जरूरी है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे यू विल रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, थर्ड ये है, फिर ये जो है इस समय अगर एटमॉस्फेयर पर कोई लाइफ सरवाइव कर सकती है तो वो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करने वाली लाइफ होगी, जिसको सनलाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जो है CO2 और वाटर से वो फोटोसिंथेसिस कर सके, लेकिन उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करने वाली लाइफ जो थी, एनारोबिक बैक्टीरिया बोला जाता था उसे, वो सरवाइव करेगी। और दूसरी तरफ आप अर्थ को देखिए, अर्थ पे अब बहुत सारे वॉल्केनो, धीरे धीरे अर्थ कूल हो रही है, और धीरे धीरे अर्थ कूल हो रही है, क्योंकि ये जो गैसेस होंगी दे विल आल्सो फॉर्म अ क्लाउड्स। आपने देखा होगा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है सम टाइम, बिकॉज ऑफ वोल्केनो सनलाइट इज टोटली स्टॉप्ड, तो अर्थ की जो कूलिंग है वो बहुत फास्ट होने लगी है। तो एटमॉस्फेयर सपोर्टेड इन फास्ट कूलिंग। तो अब जो है अर्थ का कूलिंग अगर फास्ट होने लगा है, तो देन व्हाट विल हैपन कि जो वाटर वेपर है, तो पहले तो ऐसा रहा होगा कि ये अर्थ है और वाटर वेपर ये जैसे कंडेंस होके क्लाउड्स में आता होगा नीचे तक लौट के, जैसे यहाँ पे क्लाउड्स बना लिए इसने, इट स्टार्ट मूविंग, यहाँ नीचे तक आया, फिर दोबारा से हीटअप होके वापस चला गया, तो रेन हो ही नहीं पाती होगी। देन इनिशियली देन इट स्टार्टेड रेनिंग एंड फिलिंग द सरफेस ऑफ द दिस अर्थ क्रस्ट, और उससे क्या हुआ कि आपके वाटर बॉडीज बनने लगे इस पे। वाटर बॉडीज में अब आपकी जो है लाइफ आती है, तो बोलते हैं पहली लाइफ जो है आपकी ओशन में, और लाइफ इवॉल्व होती है ओशंस में, तो ऑफ कोर्स इट इवॉल्व। तो आपका थर्ड एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हो, और या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टेड इवॉल्विंग। तो अब जो है ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, इसको साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। तो दीज आर एनारोबिक, एक्चुअली एनारोबिक लाइफ आपको अभी भी थर्मल वेंट में बिलो द ओशियंस मिल जाएगी। ओशियन के बॉटम पे भी कीमोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस इज द नॉट द ओनली वे जिसके थ्रू लोग मतलब लाइफ सरवाइव कर सकती है, तो बट लेकिन वो आर्कियन लाइफ, आर्काइक लाइफ, बिगिनिंग ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे ये एनारोबिक बैक्टीरियाज। तो ये बैक्टीरिया आने लगे, तो इनसे ऑक्सीजन जो है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इंजेक्ट की जाने लगी, और धीरे धीरे आपके प्रेजेंट एटमॉस्फेयर ने रूप लिए। ठीक है, तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कैसा है आपका? तो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है,
वो आई होप कि सब जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस है इसके अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन इज नॉट द गैस इन द हाईएस्ट क्वांटिटी। तो जो ऑक्सीजन के अंदर डाई नाइट्रोजन गैस है या नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, नाइट्रोजन तो एन को ही बोलते हैं, नाइट्रोजन बोल दो या नाइट्रोजन गैस बोल दो। तो नाइट्रोजन आपकी 78% है। और ये जितना भी आपका एटमॉस्फेयर अर्थ का हम देखते हैं आज की डेट में, उसमें 78% नाइट्रोजन है और ये इनर्ट गैस है। ये इनर्ट है इसलिए पड़ी हुई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। और नाइट्रोजन जो है ये काम किस तरीके से आती है, जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो जितने भी मटेरियल्स होते, जितने भी लाइफ हो, उन सब के लिए नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी सनलाइट, जो भी आपकी लाइटनिंग होती है उससे ये जो नाइट्रोजन है तब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो जाते हैं, इट कुड रिएक्ट। तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तो उससे नाइट्रेट बनते हैं जो कि नीचे आते हैं सरफेस पे। दिस इज दे हैव आल्सो सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो नाइट्रोजन आपकी 78% है। फिर आपकी मेन गैस जो है वो दूसरी, वो है ऑक्सीजन। तो लाइफ गिविंग लेयर है। हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेड जस्ट रफली इट्स अराउंड 21%। ठीक है, नो नीड टू बी फैक्चुअली करेक्ट है सर, 20.8% या 20.81% लिखा हुआ है किताबों में। ठीक है, सो भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑक्सीजन इज 21%। रेस्ट कितना बचा आपका? 1% बचा, ये 99% हो गया। तो जो 1% बचा है उसमें मेन गैस आती है आर्गन। ये भी इनर्ट गैस है। ये इनर्ट दूसरे तरीके से, नाइट्रोजन आपकी एक्ट नहीं करती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसलिए वो इनर्ट है। लेकिन जो इनर्ट गैसेस जिनको बोला जाता है, डोंट गेट कंफ्यूज, वो बेसिकली, और इसे ये मान लो कि नाइट्रोजन को वेरी लेस रिएक्टिव, तो ये है, ये इनर्ट गैसेस अलग होती हैं आपकी। तो आर्गन जो है इसका परसेंटेज है 0.93। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि इनर्ट गैस सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी मिलती है। देन यू हैव CO2। तो CO2 की आज जो मात्रा है, कई बार आपने सुना होगा कि 400 ppm को क्रॉस कर गए हम। लाइक 413 ppm था अप्रैल 2019 के अंदर। तो 413 ppm का क्या मतलब है? ppm होता है पार्ट पर मिलियन। तो 400 ppm मैं जब बोलता हूँ आपको आज CO2 इतना है, तो दैट मीन्स पर मिलियन है। ये पर मिलियन नहीं, पर 10⁶। और अगर परसेंटेज में बताना होता है तो परसेंट क्या होता है, ये 10⁻²। पर 100 कितना होगा, पर 10 लाख में कितना CO2 अगर वॉल्यूम देखा जाए उसका, तो वो होता है ppm। और परसेंट होता है 100 में कितना है किसी का परसेंटेज। अगर 100 में कन्वर्ट करना है ppm को, तो 10 इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये जो है परसेंटेज में हो जाएगा। तो आप 0.4% भी बोल सकते हैं CO2। तो CO2 आपकी मात्र 0.4% है, लेकिन ये एक मेजर कंसर्न है आज की डेट में। इट्स अ बिग कंसर्न टुडे। तो जो कंपोजिशन जब आपको पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कंपोजिशन, तो उसके अंदर आपको बताया कि नाइट्रोजन है आपकी 78%, ऑक्सीजन है आपकी 21%, आर्गन गैस है आपकी 0.93% और CO2 है 0.04%। तो आप कहेंगे कि जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें अभी तक इनमें ग्रीन हाउस गैस एक्ट करने का जो पावर है वो इन तीनों में नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इसमें केवल CO2 ही है। तो देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, जैसे कि वाटर वेपर, ऑफ कोर्स रेन होती है, सारी चीजें हैं आपने देखी, तो वाटर वेपर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए इसे बोला जाएगा ड्राई कॉम्पोजिशन है एक तरीके से, क्योंकि वाटर वेपर का परसेंटेज वेरी करता है अक्रॉस द लैटिट्यूड आपके। मैं ये बताऊं कि भाई इक्वेटर के पास में ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो चेंज होता जाएगा लैटिट्यूड्स पे। तो इसलिए हम वाटर वेपर का परसेंटेज इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि आप उससे फिर इसका फिक्स कंपोजिशन बता नहीं पाएंगे। दूसरी बात, डस्ट पार्टिकल्स का भी कंपोजिशन नहीं लेते हैं, बिकॉज दे आल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर वेपर भी प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे, सीजन में वेरी करेंगे। जब रेन का सीजन होगा तो वेपर ज्यादा होगा, और तो सीजन टू सीजन वेरी करेंगे, प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे, विद टाइम वेरी करेंगे। तो उसी तरीके से डस्ट पार्टिकल्स भी वेरी करते हैं, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डस्ट पार्टिकल्स।
एंड फ्यू माइनर गैसेस जिनको माइनर हैं लेकिन, जैसे कि मीथेन, सल्फर और आपके मीथेन, सल्फर, ओजोन, CFCs, ये बहुत माइनर गैसेस हैं बट दे हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो ओजोन को तो देखेंगे, ओजोन का तो एक लेयर ही है, एंड जैसे जैसे ओजोन लेयर बनता गया स्टार्टिंग में जब बना है, एंड उसके बनने के बाद लाइफ का जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट ऑफ लाइफ जो था बहुत फास्ट हो जाता है। तो अर्थ की कूलिंग हो रही है, अर्थ पे हमेशा से एटमॉस्फेयर नहीं था। सो आई होप कि जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इम्पोर्टेंस और वो सब आप आसानी से कर पाओगे। तो दे ये कंपोजिशन है, आपको केमिकल कंपोजिशन बता रहे हैं हम, रफली केमिकल कंपोजिशन जो कि आपके एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। और लेकिन अब आपका ये एटमॉस्फेयर है, दिस एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दिस एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। एक लेयर ये गई, एक ये, तो यू कैन सी फ्रॉम, सो इमेजिन अर्थ, उसके अराउंड दीज आर द लेयर्स। तो दिस एटमॉस्फेयर इज आल्सो लेयर्ड, और ये अंदर की ये इंटीरियर भी लेयर्ड है, ठीक है। दिस these atmospheric gases are held by the earth because of the gravitational pull, एंड ये जो लेयर है इनके कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, तो वी विल टॉक अबाउट देम नाउ, ठीक है। एंड इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाट फिनोमेना यू सी अक्रॉस दीज लेयर्स। सो दीज लेयर्स, दीज लाइफ गिविंग लेयर्स, दीज मतलब मोस्ट स्पेक्टेकुलर फिनोमेना जो आप अपने अराउंड देखते हो, दे आर ऑल हैपनिंग इन दिस एटमॉस्फेयर, एंड आप उन चीजों को एक्सप्लेन करने हैं अब यहाँ पे। सो लेट मी कम बैक। तो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, वेदर और क्लाइमेट में क्या चेंज डिफरेंस होता है, एक ये बात हो गई। दूसरा, आपके एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू, ओके। इवोल्यूशन, देन इसका प्रेजेंट फॉर्म जो है, और क्या है प्रेजेंट परसेंटेज क्या है, CO2 के बारे में इन डिटेल डिस्कशन बाद में होगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटोलॉजी पार्ट, ठीक है। सो ओके, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं आपके, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस की बात करेंगे, देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स। तो अगर ये अर्थ की सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि ये अर्थ सरफेस है मान लीजिए, तो अर्थ की सरफेस से जो 16 किलोमीटर की रेडियस पे, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर 16 किलोमीटर ले लूं, तो अगर ओवरऑल एटमॉस्फेयर को मैं 100% बोलता हूँ, ओवरऑल एटमॉस्फेयर को इफ आई से इट इज 100%, देन 90% ऑफ योर एटमॉस्फेयर इज विद इन दिस लेयर। 90% of your atmosphere, 90% of atmosphere within 16 किलोमीटर। तो आप ये मान सकते हैं कि 90% जो एटमॉस्फेयर है आपका विद इन 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के अंदर ही अंदर। तो दैट मीन्स एटमॉस्फेयर आपका जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो वहां बहुत कम गैसेस मिलेंगी। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि पहली लेयर जो है ये समझ दिल्ली की पॉपुलेशन, और बाद की लेयर अरुणाचल की पॉपुलेशन, इतने कम लोग। तो रेयर होना और डेंसर होने का मतलब ये होता है। तो दैट मीन्स गैसेस आर वेरी मच कंजस्टेड विद इन दिस एरिया, गैसेस आर वेरी मच कंजस्टेड। तो ज्यादातर गैसेस क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से हैं, सो दे आर वेरी क्लोज टू अर्थ, दे आर वेरी क्लोज टू अर्थ। और आप जैसे ऊपर चलते जाएंगे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 31 किलोमीटर पे, तो 31 किलोमीटर ये तो इसके नीचे नीचे आपका, ये कह सकते हैं हम, इसके नीचे नीचे आपका 99% एटमॉस्फेयर है। तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत रेयर है। रेयरर, रेयरर का मतलब अंग्रेजी वाला रेयर, ये रेयरर का मतलब बहुत दूर दूर गैस पार्टिकल है। ये अगर बहुत दूर दूर होता है, डेंसर एंड रेयरर का मतलब होता है, और डेंसर का मतलब होता है कि विद इन ये बहुत सारे जो है गैस पार्टिकल, दे आर क्लोज टू, दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो दे आर डेंसली पैक्ड। तो आप ऐसे समझ लो, जो गैस का सिलेंडर होता है घर के अंदर, जो गैस होती है उसके अंदर गैस बहुत ज्यादा डेंस होती है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो है प्रेशर आपका ज्यादा यहाँ होगा। तो अगर 90% गैस यहाँ है, तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे प्रेशर P है, तो यहाँ पे कितना 90% यहाँ प्रेशर कितना रह जाएगा,
तो प्रेशर क्यों है भाई? भाई अर्थ पे अगर आप खड़े हो यहाँ पे, तो वाई डू यू फील प्रेशर? तो जो प्रेशर क्यों है या वाई, तो वो प्रेशर जो है किसी भी चीज पे यहाँ मेजर करते हो कि आप बोलते हो कि यहाँ भाई अर्थ का प्रेशर इतना है, तो अर्थ का प्रेशर जो भी है, दिस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द, जब भी प्रेशर का मेजरमेंट होता है वो जो वेट होता है अपॉन एरिया पे डिटर्मिनेशन होता है। तो पर यूनिट एरिया में कितना वेट पड़ रहा है, कितना, तो ये जो वेट है गैसेस का, उसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे प्रेशर है। तो अब ये जब आप यहाँ पहुंच गए 90% गैसेस नीचे ही रह गए, तो ऊपर प्रेशर क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, कम हो जाएगा 90%। 90% वन कम होने का मतलब 0.1%, 0.1 पी रह जाएगा। अगर यहाँ पी है तो 0.1 पी यहाँ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0.01 पी रह जाएगा क्योंकि यहाँ 99% इसके नीचे रह गया। तो अगर 100 यूनिट यहाँ पे है प्रेशर, तो यहाँ 10 यूनिट रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 10% गैसेस हैं। अब अगर आपको मैं यहाँ कर दूं, देन यू विल फील दैट प्रेशर। तो प्रेशर जो है ऊपर से लग रहा है ना, तो ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द वेट, तो वेट ही गैसेस का कम हो गया, तो प्रेशर कम फील होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, मतलब इसके ऊपर केवल 1 यूनिट गैस बची है, तो उसकी वजह से जो उसका वेट होगा वो एक्सपीरियंस होगा, तो प्रेशर ऊपर की तरफ कम होता जाएगा। तो ये चीजें, टेम्परेचर और प्रेशर का ऊपर नीचे वेरिएशन है, दो चीजें जानने की आवश्यकता है, फिर सब चीज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, चाहे प्रेशर बेल्ट हो या कुछ भी हो। तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये जो लेयर है इसमें जो गैसेस है, ज्यादातर आपकी गैसेस जो है, तो अब किसी को इस बात से समस्या कि मैं ये कहूँ कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ रेयर होता जाता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ रेयर होता जाता है, तो इसका मतलब अगर ये अर्थ की सरफेस है, तो यहाँ पे गैसेस बहुत क्लोजली पैक्ड रहेंगी इस टाइप से, फिर यहाँ थोड़ा सा कम पैक्ड, फिर कम, फिर कम, और फिर तो ऐसे ऐसे। तो अगर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा भी है तो यू विल नेवर फील। अब इन गैसेस का जो टेम्परेचर होगा, अगर ये गैसेस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, तो दे कम इन कॉन्टेक्ट योर बॉडी एंड यू फील द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ देम। तो अगर यहाँ टेम्परेचर 1000 भी हो या 10,000 भी हो, तो देन यू विल नेवर फील कि गैसेस इतनी दूर दूर हैं, एंड दे विल, तो देन यू विल नेवर फील दैट टेम्परेचर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर की तरफ जो आपका एटमॉस्फेयर है बिकम्स रेयर, रेयरर, ये या नीचे की तरफ आते आते ये कहेंगे कि एटमॉस्फेयर डेंसर होता जाता है, ज्यादातर गैसेस जो है क्लोज टू अर्थ है। एंड ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, रेयर होता जाएगा, दैट मीन्स प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर इज एक्चुअली वेट है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट फील होगा गैसेस का अर्थ के यहाँ पे। ऊपर में जो वेट फील होगा ऊपर वाली गैसेस का होगा, यहाँ पे जो वेट फील होगा वो, यहाँ पे अगर जो वेट फील होगा वो ऊपर इधर वाली गैसेस का होगा, यहाँ पे जो वेट फील होगा ऊपर वाली गैसेस का होगा। तो ऊपर जाने पे आपका प्रेशर कम होता जाएगा, तो दैट मीन्स ग्राउंड पे जो प्रेशर है 16 किलोमीटर पे आपको उसका 90% कम होगा। अगर यहाँ 100 है तो वहां 10 ही यूनिट प्रेशर होगा, और 30 किलोमीटर पे तो आप ये समझ लीजिए 99% कम हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट प्रेशर फील होगा, तो वहां प्रेशर आप बिल्कुल फील ही नहीं होगा। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है, टू अंडरस्टैंड द अदर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना क्लियरली। आपको ये टेम्परेचर और प्रेशर की ये बातें सब समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, अब इसी को दोबारा से फिर पे बता देते हैं कि अगर यहाँ पे ग्राउंड पे P0 प्रेशर है, तो 16 किलोमीटर पे आपका 90% गैसेस जो है नीचे ही है, यहाँ पे 90% एटमॉस्फेयर इस लेयर में है, तो यहाँ 0.1 ही रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 10% रहेगी गैसेस। अगर आप और 31 किलोमीटर पर चले जाते हैं, 31 किलोमीटर पर चले जाते हैं, 31 किलोमीटर की हाइट पर चले जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि 1% गैसेस इसके ऊपर है और 99% इसके नीचे है। तो 99% आर बिलो दिस, 99% आर बिलो दिस एंड 1% आर अबव दिस, तो इसलिए 0.01 प्रेशर रह जाएगा यहाँ पे। तो प्रेशर ऊपर की तरफ जाते जाते कम होता है, आपका एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ जाते जाते रेयरर होता जा रहा है, रेयरर होता जाता है, और ग्राउंड पे बहुत डेंसर है। डेंसर एंड रेयरर मतलब आपका सघन और
मतलब सघन बोलेंगे बहुत डेंस हो गया, रेयरर मतलब बहुत हल्का हो गया, मतलब हल्का इन द सेंस कि बहुत दूर दूर हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब डेंसर होना एक तरीके से, गैस सिलेंडर में गैसेस जो भरी है हाई प्रेशर पे, दे आर वेरी डेंस, दे आर डेंसली पैक्ड, बहुत डेंसली पैक्ड है, पास पास पैक्ड है। तो डेंसर रेयरर बस इतना ही अंतर है, ये समझ लीजिए अगर ये बक्सा है, इसके अंदर 100 यूनिट ऑफ गैस भरा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से पैक्ड होंगे कि बोलेगा अरे बहुत डेंसिटी है यहाँ पर, डेंसर डेंसली पैक्ड है। और ये बक्सा है, इसके अंदर 10 है, तो एक इस इतनी गैस है, तो ये बोला जाएगा रेयर और ये डेंसर। तो व्हेन यू आर मूविंग अप, आप इस तरीके से माइग्रेट करते जा रहे हैं, जिस आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, अर्थ की सरफेस से आपके एटमॉस्फेयर की कुछ ऐसी हालत होती जा रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब दूसरी चीज आती है आपकी टेम्परेचर की, ठीक है। तो ये कि रिगार्डलेस ऑफ द लेयर आई एम टेलिंग यू, देन आई विल टॉक अबाउट कि किस लेयर में क्या हो रहा है, ठीक है। सो अब टेम्परेचर को देखिए बस। तो प्रेशर का वेरिएशन देख लिया आपने, कंपोजिशन आपने देख लिया, एवोल्यूशन आपने देख लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है, देन इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है हीट बजट, ठीक है, वी विल सी दैट। तो अर्थ का टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो अर्थ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अर्थ का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर की वजह से ही 15 है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये सरफेस हो गई अर्थ की। तो अब अर्थ की सरफेस से जब एक्चुअली अर्थ की हीटिंग कहाँ से हो रही है, अर्थ की हीटिंग का सारा सोर्स क्या है, सन। तो सन से जो रेज आती हैं, सन से जो रे आती हैं, कि सन का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, सन की सरफेस का, आउटर सरफेस का टेम्परेचर मैं आपको बताऊं तो 6000 डिग्री, 6000 केल्विन है। डिग्री में बोलो या केल्विन में 273 जोड़ दोगे अगर 6000 में, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। सो कभी दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं, केल्विन इज अ बेटर पैरामीटर। तो बेटर कुछ नहीं है, ये मेजर करने के स्केल्स हैं, तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो इसलिए मैंने यूज कर लिया। तो 6000 केल्विन वहां की सरफेस का टेम्परेचर है, और यहाँ हम इसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड में बोल रहे हैं, तो दिस इज सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। तो 6000 है वहां पर, ठीक है। तो ये जो लाइट आती है, तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ये दैट मीन सीधी सी बात है, जब हाई एनर्जी के किसी सोर्स से, हाई एनर्जी के सोर्स से जब एनर्जी निकल रही, तो ये समझ लीजिए ये हाई एनर्जी है। अब इसको विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में इनको शॉर्ट वेव बोलते हैं। तो अगर आपको एनर्जी कम भिजवानी हो तो ये लॉन्ग वेव से कम है इनमें, और बहुत एनर्जी है तो वो इस ऐसी फॉर्म में जाती है। तो ये वेव क्या है, वेवलेंथ, ये दूरी को बोलते हैं, एक ऊंचाई, ये वेव अगर इस फॉर्म में है, तो कोई भी वेव जब नाम यूज किया जाता है तो यही आपको समझ में आता है। तो अर्थ के रेडिएशन होते हैं, मैं साइंस में नहीं जाना चाहता और उतना जाने की आवश्यकता नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से हाई एनर्जी आ रही, तो ये शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव मीन्स वेवलेंथ इसकी बहुत कम है। तो ये जो सन से एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन बोला जाता है उसको, शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो सन के जो इनकमिंग रेडिएशन है, सन से जो इनकमिंग रेडिएशन को इंसोलेशन भी बोला जाए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन। सो सन से आने वाले जो रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव्स होते हैं। तो ये जनरली यहाँ जो एटमॉस्फेयर की लेयर है अराउंड अर्थ, उसको क्रॉस करते हुए अर्थ के पास आते हैं, ठीक है। उसमें एब्जॉर्प्शन इनका बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ये मान लीजिए, अभी हीट बजट में बताएंगे तो बताएंगे कुछ कुछ एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब करता है, बट आप ये मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर की गैसेस आर नॉट एबल टू स्टॉप इट एंड इट कम्स डायरेक्टली टू द अर्थ। अर्थ पे आएगा तो क्या होगा, अर्थ का हीटिंग होगा। अर्थ एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, जितना लेता है उतना दे देता है, किसी का कुछ नहीं रखता है। बोले कि किसी का एहसान नहीं चाहिए, ले लो भाई। ब्लैक बॉडी का मतलब वही है कि वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग स्टोर्ड, ठीक है। सो वट एवर दे टेक दे गिव बैक। तो अर्थ जो है अब, लेकिन अर्थ का अब टेम्परेचर कितना है, 15। तो अब इसकी जो एनर्जी होगी वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होगी। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या होता है कि ये जो गैसेस है ना आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, जो गैसेस हैं, दे स्टॉप इट, स्टॉप। अब एनर्जी को स्टॉप करोगे तो क्या कर रहे हो, यू आर स्टॉपिंग हीट। तो यू आर स्टॉपिंग हीट, ये हीट रेडिएशन है। तो जो आप हीट को स्टॉप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो,
आप हीट को स्टोर कर रहे हो, आप भी व्हेन दे विल स्टॉप दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन, सो दिस एटमॉस्फेयर स्टॉप्स दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इससे क्या होगा, जो हीट होगी वो ज्यादातर नीचे की लेयर में रह जाएगी, तो आपकी अर्थ की जो सराउंडिंग है नीचे की लेयर्स की उसको वार्म रखेगा। तो दैट मीन्स अब ये मान लीजिए कि अर्थ एक भट्टी है, चूल्हा है, या जो भी हीटर मान लो, और हीटर से आप दूर जाएंगे तो क्या होगा, आपने देखा ही होगा, एकदम जब बहुत ज्यादा सर्दी लगती है यू गो वेरी क्लोज टू दैट, तो हीट के सोर्स के जितने पास होगे, जितना जब टेम्परेचर फील होगा, दूर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, राइट। तो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपको बस ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, तो इसका जो हीटिंग होता है वो यहाँ से होता है। तो ये सन से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ये डायरेक्टली अर्थ पे आएंगे और अर्थ से जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलेंगे। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये एटमॉस्फेयर की गैसेस स्टॉप कर लेती हैं, और ये गैसेस उसको ट्रैप कर लेती हैं, तो इस वजह से ये लॉन्ग वेव रेडिएशन यहाँ पे दे कीप ऑन हैंगिंग इन दिस लेयर, और उससे ये वार्म रखते हैं इसको। लेकिन ये अगर ये सोर्स ऑफ हीट है, अर्थ का सरफेस सोर्स ऑफ हीट है, तो इससे दूर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। किसी के मन में अभी से विचार आने लग गए होंगे कि सर ओजोन लेयर में तो बढ़ता है, तो अभी लेट्स स्टिक टू दैट, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाने पे घटता है। अच्छा, अब ये तो क्यों हो रहा है, ये मेन चीज हुई कि अर्थ की सरफेस से जो है हीटिंग हो रही है और यू आर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट। तो जो आप अर्थ की जो सोर्स ऑफ हीट है, इससे दूर जितने जाते जाएंगे आपका तापमान कम होता जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई प्लेन सिंपल चीज है, आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। दूसरी बात, वाई डू यू फील इफ यू आर अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, और इफ यू आर ए पर्सन, मैं आपको हवा में ऊपर ले जाके और शिफ्ट कर दूं किसी भी तरीके से और ऊपर ले जाऊं, तो आपको टेम्परेचर क्यों फील होगा? आपको टेम्परेचर इसलिए नहीं फील होगा कि आपको, बिकॉज ऑफ द गैसेस अराउंड यू, दे टच योर बॉडी, यू एक्सपीरियंस। तो ऊपर टेम्परेचर कम होने के दो कारण हैं। तो ऊपर दूसरा क्या है कि टेम्परेचर जो भी फील हो रहा है, टेम्परेचर जो भी मेंटेन्ड है, क्योंकि नीचे की लेयर में गैसेस भी तो बहुत ज्यादा है जो होल्ड कर रही हैं। ये अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन को स्टॉप किसने किया? गैसेस ने। ये ग्रीन हाउस गैसेस की कैपेसिटी, जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो संख्या है, सबसे ज्यादा गैस सरफेस के पास में है। और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, वेन एवर यू आर गोइंग अबव, ये गैसेस की संख्या ही कम होती है, तो होल्ड करने वाले लोग भी तो कम हो गए। तो टेम्परेचर दो कारण से कम होता है। तो टेम्परेचर के कम होने के दो कारण है, एक तो गैस डेंसिटी का कम होना, गैसेस का कम होना, गैसेस जो है रिड्यूस होते जा रहे हैं आपके, और दूसरा मूविंग, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम सरफेस। तो आप ये कह सकते हैं आपका एटमॉस्फेयर रेयर होता जा रहा है, तो कम डेंस होता जा रहा है, उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है। तो वन कारण ये हुआ, दूसरा कारण हुआ आपके, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। तो तापमान के कम होने के, टेम्परेचर के कम होने के दो मेन कारण हैं कि वन, एक तो आप जो है अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे हैं, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर भी रेयर होता जा रहा है। तो अंग्रेजी में मैं बोलूं आपको तो rarefaction of the atmosphere and increase in the distance from the surface of the earth are the two reason why temperature will reduce when you move away from the surface of the earth। दूसरा ये भी बताएंगे कि जो हीट का मेन सोर्स जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि अर्थ की सरफेस एमिट करती है, ठीक है। तो अब आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों चीजें समझ में आ चुकी हैं। Temperature and pressure, I hope you understand them. Okay, if you understand them, so let's temperature हो गया, pressure हो गया, long wave radiation, short wave radiation, and one more thing, अगर किसी को अभी भी लगता हो कि ये मान लीजिए, अगर अब ये छोटी सी लेयर है, just for understanding, let me make it little bigger, just for understanding। ये अगर अर्थ है आपकी, तो अगर ये अर्थ का गोला है, ये मान लीजिए, तो एटमॉस्फेयर अगर ये है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते समझने के लिए, और ये सन है,
तो सन की सरफेस से आने वाले शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आएंगे, अर्थ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है तो ये जो है दे आर स्टॉप्ड बाय दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये लेयर जो है दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विल स्टॉप इट। ओके तो ये आपके जो गैसेस हैं दे आर ट्रैप्ड बाय दिस, तो इनको ही जो गैसेस यहाँ पे जो गैस यहाँ पे आपके गैसेस को होल्ड करते हैं उन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। एक्चुअली क्या होता है जैसे कि आप कोल्ड इलाकों में अगर खेती करना चाहते हैं तो वहाँ क्या करते हैं आप सन एक पॉलीथीन का हाउस बना देते हैं, सनरेज वहां से एंटर करती है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाती, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ पे ग्रीनरी दिखने को मिल जाएगी तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो आपने देखा होगा अपनी कार वगैरह खड़ी कर जाते हैं तो उसकी स्क्रीन से गर्मियों में सनलाइट एंटर कर जाती है और अंदर काफी ज्यादा हीटिंग हो जाती है, दैट इज आल्सो ग्रीन हाउस इफेक्ट यू एक्सपीरियंस ऑन डेली बेसिस। उसी तरह का इफेक्ट ये लेयर जो है अराउंड अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ करती है, इसलिए हम इसको जो है ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो देखेंगे वो कौन कौन सी गैसेस हैं जिनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो जस्ट आई एम टेलिंग यू जस्ट स्मॉल थिंग्स। ओके तो देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो पढ़नी है तो इन लेयर्स को जो बोलते हैं, तो जो सबसे नीचे की लेयर है बस नाम बता रहा हूँ मैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू बी कवर्ड। और तो जस्ट 5 minutes I'll take and after that we'll close to today's session। तो जो आपका ये जो लेयर है दिस फर्स्ट लेयर जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड लेयर है जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर, कुछ लोग इस स्ट्रेटोस्फेयर को स्ट्रेटो एंड ओजोनोस्फेयर में बोलते हैं। और ये जो लेयर है आपकी इसके ऊपर इसको हम मीजोस्फेयर के नाम से जाने जाएंगे। तो ये जो ओजोनोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर भी बोल सकते हैं, इसको या दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है लोगों ने, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनसीईआरटी ने डिवाइड किया हुआ इसलिए हम आपको डिवाइड करके बता देंगे। तो कुछ लोग इसे इस तरीके से भी याद कर ले सकते हैं मोस्ट। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उसको स्ट्रेटोस्फेयर एज इट इज बोला जा सकता है, और दूसरा आपको उसे फर्दर डिवाइड करके स्ट्रेटो एंड ओजोनोस्फेयर में भी जाना जा सकता है। तो ओजोनोस्फेयर में ओजोन होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में उसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर सेम रहता है। ट्रोपो दिस लेयर इज टर्बुलेंट लेयर, टर्बुलेंट ये लेयर है और ये इसी के अंदर सारी वेदर फिनोमेना सब कुछ इसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो जितना भी अब आगे की स्टडी होगी वो ट्रोपोस्फेयर की स्टडी होगी, पर बिफोर दैट यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। उसके बियॉन्ड ये थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर्स होते हैं। तो देन वी विल कंटिन्यू देम, इन सारी लेयर्स के क्या क्या यूजेस हैं, कौन कौन सी वेदर फिनोमेना यहाँ देखने को मिलती हैं, देन अर्थ का हीट बजट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द प्रेशर बेल्ट्स एंड formation of clouds, rainfall and all these things. So within a week it will be over, but that's enough for the day. I wanted to discuss few more things, but कल से आप टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। थोड़ा सा आज 5 मिनट का लेट हुआ तो दैट शुड नॉट हैपन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। एंड ये कुछ चीजें आप पढ़ भी लें, ये बहुत ही बेसिक हैं। आज का जो टॉपिक था इट वाज एक्सट्रीमली बेसिक। जो लोग पहले से ज्योग्राफी जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा उनको तो बोर ही हुआ होगा। देन ये टेम्परेचर इस तरीके से कम हो रहा है, फिर स्टैटिक है, देन इंक्रीजिंग, तो देन ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।